अगर ये जो लड़ाई ईरान की है ये पाकिस्तान में घुस जाती है लड़ाई, तो भारत को कोई इशू नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कलेश हो जाता है, भारत को कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट थिंक इट विल इंपैक्ट अस। हमारी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं। खुसूसी तौर पर जो इंडिया है ना, उसको तो नुकसान जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उससे ये नुकसान पहुंचेगा क्योंकि इंडिया की बहुत हाई लेवल पर ईरान के साथ जो तेल वाली गेम हो रही है ना, तेल वाली जो ट्रेड हो रही है। भारत हर बार बच जाता है, इस बार बड़ा मुश्किल है भाई। और ईरान भी नहीं चाहेगा कि भारत ऐसे पतली गली से निकल जाए। ईरान भी उनको बोलेगा, मोदी जी चलो कॉल लगाओ ऐसे। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है मेजर गौरव आर्या की। और इस वीडियो में जो है ये बताया गया है कि अगर ईरान और इजराइल की वॉर होती है तो इंडिया को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया को कितना नुकसान होगा और इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो आज के वीडियो में मेजर गौरव आर्या यही डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में भी आएगा, क्योंकि मेजर गौरव आर्या फैक्ट पे बात करते हैं और बहुत काफ़ी मतलब जियोपॉलिटिक्स पे उनकी अच्छी नज़र होती है। तो देखते हैं। वैसे तो भाई पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा अगर ये वॉर होगी तो, और खासकर एनर्जी सेक्टर में तो। लेकिन हमें अपने देश से मतलब है, तो पहले इंडिया देखेंगे फिर वर्ल्ड देखेंगे। तो अपने इंडिया को क्या इससे इम्पेक्ट होने वाला है अगर इजराइल और ईरान का वॉर छिड़ता है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। ईरान और इजराइल की लड़ाई होगी, और अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई होती है तो आफ्टर ऑल हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया? हमारी जिंदगी पे किस तरीके से इसका लोड पड़ेगा, इम्पैक्ट आएगा? इजराइल जवाब देता है ईरान को। इजराइल कहता है नहीं ठीक है साहब, आपने 180 से लेकर 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं, अब हमें आपको जवाब देना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये तारीफ है साहब कि भारत का मोर देन 85 to 90% ऑयल एंड गैस का जो मामला भारत का है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ईरान को पता है, इसीलिए ईरान के एम्बेसडर ने बात यह बोली है, हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटे में उनका स्टेटमेंट आया है कि साहब भारत कुछ करे। अगर ये जो लड़ाई ईरान की है ये पाकिस्तान में घुस जाती है लड़ाई, तो भारत को कोई इशू नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कलेश हो जाता है, भारत को कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट थिंक इट विल इंपैक्ट अस। हमारी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं कि हम इनको संभाल लें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने काफी डिमांड करी कि साहब भारत पे क्या असर आएगा जब ईरान और इजराइल की लड़ाई होगी, और अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई होती है तो आफ्टर ऑल हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया? हमारी जिंदगी पे किस तरीके से इसका लोड पड़ेगा, इंपैक्ट आएगा? तो ये एक मैप हमने तैयार करा है दोस्तों, और इस स्मार्ट बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली भारत की इन्वेस्टमेंट कहां कहां है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि चाबहार पोर्ट पे भारत ने अरबों रुपए डाल दिए और अरबों डॉलर डाल दिए, इसकी वजह से नहीं। इन्वेस्टमेंट एट अ ब्रॉडर स्केल, है ना? कुछ कहीं पे हुआ, हमारी जिंदगी में इंपैक्ट कैसे हो सकता है, आज मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये तो है कि शेयर मार्केट पे इसका असर पड़ा है, और शेयर मार्केट पे ऐसा असर पड़ा है कि एक हल्का सा पैनिक आ गया शेयर मार्केट में। जब भी लड़ाई होती है, जब भी सप्लाई चेन्स इंपैक्ट होती हैं, जब भी ऑयल की सप्लाई, क्रूड ऑयल की सप्लाई इंपैक्ट होती है, तो क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड में गैप आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो सप्लाई है ऑयल की वो हो गई कम, डिमांड हो गया ज्यादा, इसका मतलब दाम बढ़ गया। तेल का दाम बढ़ेगा तो फिर हर चीज का दाम बढ़ेगा। तो आज इस मैप के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी कॉरिडोर्स हैं जिसमें भारत एक्टिव है, भारत की इन्वेस्टमेंट कहां कहां है, और किस तरीके से अगर इजराइल जवाब देता है ईरान को। इजराइल कहता है नहीं ठीक है साहब, आपने 180 से लेकर 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं, अब हमें आपको जवाब देना है। यह काम अगर इजराइल करता है तो फिर होगा क्या, और अंत में भारत को क्या करना चाहिए? दोस्तों, स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें दो मेन कॉरिडोर हैं जिनके रूट पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा।
आप रूट समझ लेंगे, आपको स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। जब भी कंफ्यूजन हो, नक्शा खोल के देखिए, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि रूस ने भारत में 2 ट्रेन भर के कोयला भेजा, यही रूट इस्तेमाल करके। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये कुछ रूट्स हैं, ये कुछ कॉरिडोर्स हैं जो बड़े इंपैक्टफुल हैं। हम बात करेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। पहले 2 कॉरिडोर्स हैं। पहला वाला INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। साउथ से शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मुंबई से डायरेक्टली ये जाती है बंदर अब्बास, यहां से ये पहुंचती है बंदर अब्बास। ठीक है, बंदर अब्बास से ये नॉर्थ की ओर जाके, देख रहे हैं आप डॉटेड लाइन है, ये पहुंची बाकू, और बाकू से अस्त्राखान। ये आपकी कॉरिडोर है, मुंबई से शुरू होती है। ये स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई, यहां पे पहुंची, यहां से सीधा इसने फिर नॉर्थ लिया, पहुंची मॉस्को, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग, और सेंट पीटर्सबर्ग से दोस्तों ये जो फिनलैंड है, ये पूरा एरिया है। चाहे आप फिनलैंड की बात करें, चाहे आप नॉर्वे की बात करें, चाहे आप डेनमार्क की बात करें, यहां से ब्रांच आउट जहां पे इसका मन है कर सकता है। राइट, इस एरिया को हम कहते हैं नॉर्दर्न यूरोप। ये एरिया हमारा हो गया, ये वाला एरिया है, इसको दिस एंटायर एरिया वी कॉल वेस्टर्न यूरोप, जिसमें आपका ये वेल्स, यूनाइटेड किंगडम, ये। अब ईस्टर्न यूरोप ये है दोस्तों, जहां पे यूक्रेन का आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो है इसको हम ईस्टर्न यूरोप कहते हैं, खासतौर से यूक्रेन वाला एरिया जो कि रूस को छू रहा है, जहां पे लड़ाई चल रही है। अब 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा इस कॉरिडोर की। मुंबई से बंदर अब्बास, बंदर अब्बास कहां है? ईरान में है। ये नॉर्थ जाता है बाकू, अस्त्राखान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, उसके बाद ऑफ टू नॉर्दर्न यूरोप। ये कॉरिडोर है, ये भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इस कॉरिडोर में किस तरीके से इंपैक्ट पड़ सकता है? ये कॉरिडोर है किसके लिए बाय द वे? ये जो कॉरिडोर है, जैसा इसका नाम मैंने आपको बताया, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि नॉर्थ है, सेंट पीटर्सबर्ग नॉर्थ है, इंडिया साउथ है, नॉर्थ से साउथ आ रही है ना, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ। और ये चल चुकी है, ये एक्टिव है। अच्छा, ये जो एरिया है बंदर अब्बास का, बंदर अब्बास का एरिया आता कहां पे है दोस्तों? बंदर अब्बास है कहां पे? बंदर अब्बास ईरान में है। तो जाहिर सी बात है कि जब ईरान और इजराइल की लड़ाई होगी, बंदर अब्बास इंपैक्ट होगा। चलिए मैं आपको दोबारा एक बार इस चीज को समझाता हूं कि सब कुछ क्लियर हो जाए। आफ्टर ऑल, हम जब बात करते हैं हमारे ट्रेड की, कि हमारे ट्रेड को इंपैक्ट कहां से पड़ रहा है, ये एरिया बंदर अब्बास का है, यहां से इंपैक्ट पड़ेगा सीधा का सीधा। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, यहां से जो भी आएगा नीचे, जाहिर सी बात है यहां पे रुक जाएगा, क्योंकि आना इसको यहीं से है, इट हैज टू कम हियर ओनली। ये चीज यहां पे रुक जाएगी। अब दूसरी चीज है कि ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला एरिया आप लगा लीजिए, ये बीच वाला एरिया, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये तारीफ है साहब कि भारत का मोर देन 85 to 90% ऑयल एंड गैस का जो मामला भारत का है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अब आप समझ गए कि भारत को क्या इंपैक्ट होगा। ये जो एरिया है, दिस एरिया स्मॉल, ये है, और ये डायरेक्टली ईरान के नीचे है। अगर यहां पे फसाद होता है, अगर यहां पे जंग होती है, तो भारत का ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई रुकेगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो एरिया है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल अगर आप यहां पे वेस्ट की ओर चले जाएं, तो यह है कतर। कतर क्यों इंपॉर्टेंट है? कतर इसलिए इंपॉर्टेंट है, कतर वही जगह है जहां पे हमारे 8 नेवी वालों को पकड़ लिया था और सजाए मौत सुनाई थी। फिर डोवाल साहब गए, फिर उनको छोड़ा गया, फिर बाद में मोदी जी उनके जो अमीर है, जो शेख है कतर का, उससे मिले। उसी वक्त हमारा 20 साल की डील साइन हुई थी कतर के साथ कि आप हमें LNG देंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये भारत की जो गैस है, वो बहुत भारी मात्रा में कतर से आती है। और अगर हम कहते हैं कतर से आती है, तो कतर से आती कैसे है? मुंबई आती है ना, कतर से आती है तो यहीं से आती है, इधर ही से आती है। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अगर फसाद होता है तो भारत में गैस के दाम बढ़ेंगे, यह बात तय है। अच्छा, क्या यह सारी चीजें ईरान को पता है? बिल्कुल ईरान को पता है, इसीलिए ईरान के एम्बेसडर ने बात यह बोली है, हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटे में उनका स्टेटमेंट आया है कि साहब भारत कुछ करे, भारत कुछ करे और इजराइल को मनाए, इजराइल को पुचकारे, इजराइल को बोले यार ये सब लड़ाई झगड़ा बंद करो, इसमें कुछ हासिल नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है ईरान? क्या ईरान एक जिसको कहते हैं कि दिल का भला हो गया है? ईरान नहीं, ईरान को पता है यहां पर फसाद होगा, भारत के इंटरेस्ट में पीस है, क्योंकि भारत में हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों हर चीज कनेक्ट रहती है। अब हम आते हैं दूसरा, यह है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर दोस्तों, यह भी यहां से आता है, बिल्कुल यहां, यह भी मुंबई से शुरू हो रहा है, यह मुंबई से शुरू हो रहा है यहां पे दोस्तों, राइट, और यहां से ये हल्का सा साउथ वेस्ट आएगा, राइट, और साउथ वेस्ट ये देखिए, ये ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये एरिया है, और यहां से होते हुए, रियाद से होते हुए ये ऊपर चला गया जॉर्डन, और जॉर्डन से चला गया इजराइल, और इजराइल से सीधा पार करके ये देखिए हाइफा पोर्ट है यहां पे, अदानी वाला पोर्ट जो है ना, यस, ये पहुंच गया ग्रीस। ग्रीस कहां पे है? ग्रीस यूरोप में है दोस्तों, ग्रीस यूरोप में है, यानी कि भारत की ट्रेड यूरोप से, अच्छा ग्रीस एक बार ये पहुंच गया, फिर ग्रीस से ये यहां पे इट कैन गो टू ईस्टर्न यूरोप, इट कैन गो टू वेस्टर्न यूरोप, इट कैन गो टू नॉर्दर्न यूरोप, यानी कि कहीं पे भी जा सकता है यहां से, यार यहां पे जाए जैसे भी जाए, एक बार यूरोप पहुंच गया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आप पहुंचा सकते। ये जो मामला है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर दोस्तों, इसको मैं एक बार आपको दोबारा समझाना चाहता हूं कि अगर लड़ाई होती है तो हमें किस प्रकार से ये इंपैक्ट करेगा। देखिए साहब, हमारी ट्रेड इससे भी शुरू हो रही है धीरे धीरे, राइट, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से हो चुकी है, इस वाले पे काम चल रहा है, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पे काम चल रहा है, इससे फ्यूचर में हमारा इंपैक्ट होगा। मैं फिर से कहता हूं कि ये देखिए साहब, ये यूएई है, मुंबई से डायरेक्टली आप यूएई आते हैं, ठीक है, यूएई से आप हल्का सा इधर आएंगे, ये ओमान है, ये यूएई है, यहां से आप गए सीधा सऊदी अरब, सऊदी सीधा जॉर्डन, जॉर्डन से ये हाइफा पोर्ट में दोबारा इनको यहां से रोड से या ट्रेन से आएंगे, यहां पे दोबारा इनको शिप में डाला जाएगा, समुंदर से लेके यहां पे सीधा ये ग्रीस पहुंचेंगे, और एक बार ग्रीस पहुंच गए, ग्रीस के बाद इनको जहां पे ले जाना है यूरोप में डाल सकते हैं। ये जब इस एरिया में आएगा, अब आप देखिए इस एरिया को दोबारा, ये जब इस एरिया में आएगा, यहां पे कलेश है, तो ये इंडिया को इंपैक्ट करेगा। अब दोस्तों इसके सॉल्यूशन है एक दो, अब हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आपको मैप में समझा दिया, मैप ही में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली है ना, INSTC, IMAC ये सब दिखा के कि समस्या कहां पे भारत फंस जाएगा। अब मैं आपको समाधान की ओर ले जाता हूं, सिंपल सी बात है, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दोस्तों यहां पे कलेश होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, ये बंदर अब्बास में कलेश होगा, ये देखिए ये पाकिस्तान का गवादर पोर्ट है, ये चाबार पोर्ट है, और दोनों में फासला कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये सब यहां पे लड़ाई होगी और यहां से इंडिया को इंपैक्ट होगा, जो कि सबसे पॉपुलेटेड देश है पूरे दुनिया में, 1.4 बिलियन से ज्यादा यहां पे लोग रहते हैं, एनर्जी क्राइसिस होता है, हम जिसको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं। एक तो सिक्योरिटी होती है दोस्तों ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसमें आपके राफेल भी आ गए, आपके INS विक्रांत भी आ गया, इसमें आपके हेलीकॉप्टर भी आ गए, भारतीय सेना भी आ गई, नेवी, एयरफोर्स, ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है एनर्जी की, वाटर की, फूड की, यानी कि ये भी सिक्योरिटी में शामिल है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, राइट। ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। भारत की नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। भारत को कोई फिजिकली हार्म नहीं है, भारत को कोई ऐसा नुकसान नहीं है जिससे आप बोलेंगे साहब भारत पे ही अटैक हो गया है, कुछ हो गया। अगर पाकिस्तान पे भी अटैक हो जाता है यहां पे, अगर ये जो लड़ाई ईरान की है ये पाकिस्तान में घुस जाती है लड़ाई, तो भारत को कोई इशू नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कलेश हो जाता है, भारत को कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट थिंक इट विल इंपैक्ट अस। हमारी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं कि हम इनको संभाल लें, लेकिन अगर इस एरिया में तेल रुकता है तब हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। सोल्यूशन इज वेरी सिंपल।
ये है तेहरान। हमने बात करी थी 2-3 दिन पहले रेजिम चेंज की। रेजिम चेंज क्या होता है दोस्तों? यानी कि यहां पे जो सरकार बैठी है तेहरान में, तख्ता पलट इसेंशियली। यानी कि ये कह रहे हैं कि साहब ईरान के लोगों से हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें परेशानी खमेनेई से है। इसको हटाओ, अपने मनमर्जी की सरकार लेकर आओ, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारा देश है। राइट? आज की तारीख में ईरान ने एक गेम खेला। गेम क्या खेला? अब मैं आपको ईरान का गेम बताता हूं। ईरान ने, ये देखिए, ये है तेहरान। तेहरान ने इराक में, तेहरान ने सीरिया में, तेहरान ने लेबनान में, तेहरान ने यहां पे इधर कोने में, हर जगह इन्होंने यहां पे ये क्या है साहब? ये हुथी हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं एच, आपको याद रहेगा। हुथी हैं यहां पे साउथ यमन में। इस पूरे एरिया में, ये रेड सी वाला एरिया जो है, इधर पूरा का पूरा तेहरान ने अपना जोर और अपना दबदबा कायम करके रखा है। कैसे? डायरेक्टली नहीं दोस्तों, आतंकवादी भेज के। ठीक है, कहीं पे हुथी हैं, कहीं पे इनके हिजबुल्लाह है, हमास है, ये सब इनके थ्रू। और ऐसे दर्जन भर प्रॉक्सीज, दर्जन भर टेरर आउटफिट्स पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने फैला रखे हैं। अब होगा ये कि जब ईरान में तख्ता पलट की बात होगी कि साहब ईरान में तख्ता पलट है और ईरान में एक दूसरी सरकार आएगी, उससे सारी की सारी चीजें काम डाउन हो जाएंगी। यहां पे अगर हम ये बोलें कि भाई ईरान के, आपके तेहरान के आसपास न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, या आपके पास यहां पे न्यूक्लियर है, यहां पे न्यूक्लियर है, यहां पे न्यूक्लियर है, आप अगर इन पे अटैक करेंगे, राइट, ईरान क्या करेगा? सबसे पहले ईरान इसको चोक कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसको पता है कि दुनिया भर की ट्रेड यहां से बहुत इंपैक्ट होगी, हाहाकार मचेगी, हाहाकार मचेगी। भारत डायरेक्टली फोन करेगा, देखो यहां से फोन गया भैया, दिल्ली से फोन जाएगा इजराइल, यार क्यों लड़ रहे हो? चाइना, बीजिंग, भैया बीजिंग से कॉल जाएगा, ठक, क्यों लड़ रहे हो दादा, मत लड़ो यार, तेल हमारा बंद हो रहा है। ये आप लगा लो, यहां पे और जगह हैं आपके। एक कॉल बेचारा श्रीलंका भी करेगा, यहां से मलेशिया से, यहां से भाई थाईलैंड से, ये कंबोडिया, आपका जापान, ताइवान, फिलीपींस, ये पूरे रेड एरोज जितने भी हैं ना, यहां से टकाटक ये पूरे रेड एरोज आ रहे हैं यहां से। ठीक है ना, ये सिंगापुर से सारे रेड एरोज। यानी कि पूरा दुनिया जो है मिल के इजराइल को, ठीक है, ये बोलेगी कि बंद करो लड़ाई, बंद करो लड़ाई। अच्छा, इजराइल बोलेगा यार ये बड़ी अच्छी बात है, जब ईरान का मन चाहे हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल, हम जो बात कर रहे थे, अब आप ये ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस पूरे एरिया को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो इजराइल ने ऑपरेशन करे हैं, इजराइल ने कोई ऑपरेशन ईरान के खिलाफ नहीं करा दोस्तों। इजराइल ने अभी तक ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाया, डायरेक्टली ईरान की जमीन पर अटैक नहीं करा, ईरान ने इजराइल की जमीन पर अटैक करा। ईरान कह रहा है कि तुम, अच्छा ये चीज इनको समझ में नहीं आ रही। मैं 1 मिनट आपको ना थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और इसको भैया कर देते हैं ऊपर, राइट। दोस्तों ये मैप में आपको बताता हूं, ये जरूरी है समझना, ये इजराइल है यहां पे। अब देखो, है ना, ये यहां से ईरान जो है, चाहे यहां पे हूथी हो, यहां पे हमास हो, यहां पे हिजबुल्लाह हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे यहां से ईरान से कंट्रोल्ड है, तेहरान से कंट्रोल्ड है। इजराइल ने जो भी वार करा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ करा है, हमास के खिलाफ करा है, यहां पे हूथियों के खिलाफ करा है, ईरान के खिलाफ तो कुछ नहीं करा अभी तक, ईरान के खिलाफ नहीं कर रहा हो। अब जो ईरान है वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई लड़ रहा है और इसने दुनिया को, एटलीस्ट मुस्लिम दुनिया को, यह कन्विंस कर दिया है कि भाई देखो, अगर तुम इनके खिलाफ लड़ रहे हो ना, इसका मतलब तुम ईरान के खिलाफ लड़ रहे हो, अगर तुम हमास वालों के साथ लड़ रहे हो, इसका मतलब तुम मुसलमानों के साथ लड़, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये सारे के सारे प्रॉक्सीज हैं, किराए के टट्टू हैं, जो कि ईरान के पैसे से लड़ते हैं। तो इसमें सबसे जो सेफ गेम है वेस्ट के लिए, और जिससे मैं भी पूरा अग्री करता हूं दोस्तों, जो बेस्ट गेम है वो है तेहरान में तख्ता पलट। खोमेनी को निपटाओ, उसको भेजो,
यहां पे बगावत करवाओ ईरान में, यहां के लोगों को बोलो कि तुम झंडा ऊपर करके अपना ईरान, अब देखो ना पूरे शाह ऑफ ईरान वाला झंडा लेके लोग एम्बेसी के बाहर घूम रहे हैं पूरे यूरोप में, अमेरिका में। वो लोग आ गए, आपको क्या लगता है CIA वगैरह उनकी फंडिंग नहीं कर रही होगी, मोसाद उनकी फंडिंग नहीं कर रही होगी? उनके दिल में जज्बा तो है ही, नफरत तो वो करते ही हैं, राइट? और ये लोग बड़े अमीर हैं, बड़े वेल सेटल्ड हैं और अपने देश को भी मिस करते हैं, लेकिन वापस अपने देश ईरान वो नहीं जा सकते क्योंकि उनको मार दिया जाएगा वहां पे, वॉट एवर द रीजन। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। वो कहते हैं यार कि हमारा देश है यार, लेट्स टेक इट बैक फ्रॉम दीज मैड मुल्लाज। अब ये लोग यहां पे पूरा का पूरा अब देखेंगे यूरोप में और जगह ये सारी चीजें हो रही हैं, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। ये सिर्फ बम मार के तेहरान में और तेहरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक करके डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि न्यूक्लियर पे मारो, ही हैज गिवन दैट स्टेटमेंट, लेकिन उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचेगा। भारत का तो नुकसान यह है 90%, हमारा 90% खेला ही यहां से यार, तेल का, ऑयल एंड गैस का 90%। जस्ट इमेजिन दोस्तों, तरीका यही है, ईरान के अंदर तख्ता पलट और ईरान के अंदर ईरान के ही लोग खमेनेई को उसके बाल पकड़ के सड़क पर घसीटें और उसकी कहानी खत्म कर दें। फिर आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है? अरेबियन सी में कोई दिक्कत नहीं है, पर्शियन गल्फ, ये देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दोबारा आपको बता रहा हूं, ये पर्शियन गल्फ है, यहां पे अरेबियन सी वाला एरिया है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो कॉरिडोर है, दोनों कॉरिडोर में आपके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में कोई दिक्कत नहीं है, आपके इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोई दिक्कत नहीं। और फिर इंडिया कुछ हद तक, देखिए 100% तो कभी नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक इंडिया इन सबसे आइसोलेट और इंसुलेट हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो, मैंने सोचा कि आप लोगों को समझा दूं किस तरीके से भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सी जगह से भारत पे इंपैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी बिल्कुल जी, ये बात तो सही है कि अगर इजराइल की और ईरान का कोई बड़े लेवल पर युद्ध अगर छिड़ता है तो उससे हमारे वाला जो हित है उसको उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। खुसूसी तौर पर जो इंडिया है ना उसको तो नुकसान जरूर पहुंचेगा, क्योंकि उससे ये नुकसान पहुंचेगा क्योंकि इंडिया की बहुत हाई लेवल पर ईरान के साथ जो तेल वाली गेम हो रही है ना, तेल वाली जो ट्रेड हो रही है वो जबरदस्त तरीके से हो रही है। अगर ये प्लानिंग इजराइल की तरफ से जो की जा रही है कि ईरान की जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जहां पे उसने पेट्रोल ज़ाहिर किया हुआ है, ऐसी जगहों पर अटैक किया जाए तो उससे इंडिया में ये इम्पैक्ट आएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है ना वो एकदम से बढ़ जाएंगी और पूरी दुनिया में बढ़ेगी। पूरी दुनिया में बढ़ेंगी। और दूसरी चीज ये कि जो जबरदस्त तरीके से कॉरिडोर इंडिया इतनी मेहनत से वो कर रहा है, तो इंडिया की समझ लें कि एक मजबूरी है ईरान को डिफेंड करना, ईरान का साथ देना। ईरान इसीलिए ही स्टेटमेंट दे रहा है इंडिया के साथ कि इंडिया मेरा साथ दे। अभी तक अगर ईरान के बैक साइड पर कोई थपकी लगाने वाला कंट्री है तो वो रूस है। इसराइल के साथ डायरेक्टली मुकाबला करने की तो इतनी ताकत ही नहीं रखता ईरान। अभी ये जो कह रहे हैं जी कि ईरान ने 180 मिसाइल छोड़ दिए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, वो मिसाइल भाई दिए किसने हैं? वो रूस ने प्रोवाइड किए हैं, वो रूस की थपकी थी। इसलिए इसराइल जो है ये सारी हिकमत अमली को जानता है कि ईरान जो है इसकी बैक साइड पर थपकी लगाने वाला कंट्री कौन है। ईरान खुद ताकतवर इतना नहीं है, लेकिन जितना ताकतवर क्या नाम है इनका, रूस है। रूस सपोर्ट फुल कर रहा है, लेकिन अभी ईरान चाहता है कि इंडिया भी सपोर्ट तो करे। पड़ेगा यार, और जंग है ऐसे, अगर दो मुल्कों की जंग होती है तो फिर तो पूरी दुनिया पे असर होगा और भारत की, पाकिस्तान, हर जगह असर होगा इसके और बहुत नुकसान होगा। लेकिन एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी, आप बोल रहे हो अगर पाकिस्तान में ये सब हो जाता है तो हम संभाल लेंगे। क्यों भाई? पाकिस्तान में होगा तो आपको कोई असर नहीं होगा भाई, बहुत असर होगा। बाकी रही बात ईरान और इसराइल की, तो ईरान भाई अपनी वजह से नहीं लड़ रहा, वो मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, उनके लीडर्स को वो मार रहे हैं, तो वो इसलिए
रिटेलिएट कर रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं इसराइल पे। उनको तो मुसलमान मुल्क मानते ही नहीं ना इसराइल को, कोई भी, ना पाकिस्तान मानता है ना कोई भी। बस जो उनको तस्लीम जिन कंट्रीज़ ने किया है वो भी पीछे से, वो भी नफ़रत ही करते हैं। बस थोड़ा उनको कुछ फ़ायदा है तो अभी तक वो चल रहे हैं। बाकी एक बात बोल रहे थे कि जब इसराइल हम ईरान करता है तो दुनिया कुछ नहीं कहती, इसराइल करेगा तो सब उसको रोकेंगे, भाई ऐसे ना करो यार, ये सब पे असर होगा, ये ट्रेड बंद हो जाएगी हमारी। तो भाई ऐसा तो होगा। और भारत अभी क्या, भारत हर बार बच जाता है, इस बार बड़ा मुश्किल है भाई। और ईरान भी नहीं चाहेगा कि भारत ऐसे पतली गली से निकल जाए। ईरान भी उनको बोलेगा, मोदी जी चलो कॉल लगाओ इसराइल को, ये अगर बम आए तो हम भी आपको बताएंगे। तो मोदी जी अब क्या करते हैं वो देखेंगे। बाकी भाई ये मसला बड़ा है। और ईरान पे अगर इसने हमला किया इसराइल ने ना भाई, अभी तो न्यूक्लियर टेस्ट भी किया ईरान ने, और अभी उन्होंने वो बम तैयार कर लिया है, बोला है कुछ भी करोगे हम डरने वाले नहीं है भाई, उड़ाएंगे। नेचुरल गैस है और दूसरा डीजल वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड जो है ना, मतलब इसी दो रूट से हो रही है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है इंटरनेशनल जो जा रहा है ईरान से गुजर कर आगे तुर्कमानिस्तान, इस तरह के रशिया से आगे जा रहा है, फिनलैंड से फिर एक ये वाला, और दूसरा ये जो सऊदी अरब, कतर और ये वाला एरिया है, सऊदी अरब से आगे जॉर्डन से इजराइल आगे ग्रीस। तो इंडिया तो डायरेक्टली हिट हो रहा दोनों साइड से। इंडिया इसी वजह से तो आई थिंक मुझे लगता है डॉक्टर से शंकर तो किसका बयान मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि इंडिया कैन मेडिएट, इंडिया मेडिएटर का काम कर सकता है अगर दोनों कंट्री रजामंद हो तो। इसी वजह से इंडिया ने ये बयान दिया। अब एक साइड पे झुकना इंडिया का खतरनाक है, इंडिया नहीं झुकेगा कहीं भी। मुझे नहीं लगता इंडिया ने कोई ईरान के खिलाफ बयान दिया कोई ईरान के खिलाफ नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इसराइल के खिलाफ भी वो उसके खिलाफ दे ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल उनका शुरू से दोस्त माना जाता है। ईरान के खिलाफ भी तक कोई इंडिया दे रहे अपने मफाद हैं, कोई तो दोस्त सभी को ओ भाई क्या दोस्ती, क्या हो गया है ये दोस्ती, कौन सा को कह लेंगे। हालांकि आयतुल्लाह खमीनी ने बोला था कि जब स्टेटमेंट दी थी कि बर्मा, कश्मीर और इसराइल, मतलब जो मुसलमान या जो लोग स्पेशली मुसलमान, इन मुसलमानों का दर्द नहीं जानते, यहाँ जो हो रहा है उनको नहीं समझ रहे, इसको मिटिगेट कर सकते हैं। ओके गाइज, आपको भी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। मेजर गौरव आर्या ने बहुत ही डिटेल से, बहुत अच्छे से, जैसे खान सर समझाते हैं ना वैसे ही समझाया है, और बहुत ही अच्छे से समझाया है। और एक हिसाब से जो है ना, एक किसी बंदे को अगर नहीं समझ आती ना, तो वो जब मैप के साथ और सारी ड्राइंग वगैरह बना के, एरोज वगैरह बना के वो सारी चीजें दिखाई जाती है, तो फिर एक्सक्यूज मी, तो फिर जो है ना वो जल्दी से समझ आ जाती है। तो अभी जो है वो जाहिर बात है, ईरान से सबको ऑयल सप्लाई होता है, जितनी भी एशियन कंट्रीज है, ठीक है। अब वहां से तेल सप्लाई होना बंद हो जाएगा और फिर हर जगह तेल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो जाहिर बात है डायरेक्ट वे में सब जो है वो इसराइल को ही कॉल करेंगे कि भाई बंद कर दो जंग, ठीक है, हमें वहां से तेल सप्लाई होना चाहिए। वो हम तो नाप देंगे, वो वाली बात आ रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ के लोग खुद परेशान है, वहाँ की जो सरकार है, वो जो डिक्टेटरशिप वाला माहौल है, और मतलब लोगों को दबदबा, औरतों को हिजाब के अलावा चलने देना, कितनी वीडियोस आती है किस तरीके से लोगों को रातों रात गायब कर देते हैं, क्या सड़क पे हाल कर देते हैं। ये कोई आज का देश नहीं है, आज का माहौल नहीं है, बहुत पिछड़ा कर रखा है। ये सोच होती है, कुछ लोगों की डोमिनेटिंग सोच है, और उनके है, और लोग भी उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भी लेडीज को भी देखा हुआ है। मैंने तो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं कुछ वहां के भी, तो उनको भी देखा हुआ है जो वहां नहीं रहते। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और मेजर गौरव आर्या ने जो समझाया है तो डेफिनेटली भाई इस पे इंडिया पे असर पड़ेगा अगर ये ईरान और इजराइल का युद्ध होता है तो। लेकिन इसको जैसे पाकिस्तानी कुछ लोग मज़े ले रहे हैं कि अब इस बार इंडिया बच के नहीं निकल पाएगा, तो इंडिया का क्या लेना देना यार। एक ट्रेड ही उसका थोड़ा डिस्टर्ब होगा, जहाँ से पूरी दुनिया मतलब इस अपने रीजन का जहाँ से सबका तेल आएगा वहीं से इंडिया का भी आएगा। अब इसके चक्कर में इंडिया ईरान से युद्ध मतलब कि फ़ाइट करने तो जाएगा नहीं, ना वो इजराइल से करने जाएगा, वो खुद इंडिया वॉर में दूसरे की वॉर में क्यों जाएगा। तो इंडिया की पॉलिसी अपनी एक स्टैंड रखता है वो, और वो सबके खिलाफ रखता है। वो दोस्त है दुश्मन है कोई भी है, जब तक इंडिया पे कोई डायरेक्टली भाई इम्पैक्ट नहीं डालता, इंडिया किसी देश के इंटरफेयर में मतलब इंटरफेयर नहीं करता किसी देश में। हाँ, अगर शांति से समझौता करना है वहाँ पे इंडिया को अगर इनवाइट किया जाता है तो इंडिया जाएगा। लेकिन अगर ये कहो कि मेरी साइड से आके वॉर करो
तो इंडिया नहीं करता। बैक चैनल पे भाई सब अपने अपने देश का वो होता है, अब इंडिया किसको सपोर्ट करता नहीं करता वो हम आप नहीं जान सकते, क्योंकि बैक चैनल पे कुछ और चलती है पॉलिसी, और वो अपने अपने कंट्री का होता है, वो ओपन चीज़ें नहीं होती, वो सीक्रेटली होती हैं। जैसे इसराइल इंडिया की मदद करता है, 99 के वॉर में किया था, आप लोगों को पता होता है, ये चीज़ें बहुत दिन बाद खुलती हैं। तो इंडिया भी हो सकता है इसराइल की मदद कर रहा हो, रूस की कर ही रहा था या अभी भी कर रहा है। तो ये चीज़ें मतलब ओपनली नहीं होती, वो चाहे पैसे से मदद भी कई तरीके से होती है, ज़रूरी नहीं है कि भाई हथियार ही दिया जाए, उसमें पैसा होता है, बहुत जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस कंट्री को वो भी दिया जाता है। उस रिक्वायरमेंट मतलब को पूरा करने के लिए कभी कभी वो देश उससे जैसे कि रूस से तेल परचेज किया इंडिया ने, तो वो हेल्प ही थी। लेकिन ये है कि अब डायरेक्टली इंडिया उसको रूस को पैसे नहीं दे सकता था, डायरेक्टली उसको जो है ओपन ये कह नहीं सकता था कि हाँ भाई मैं रूस को के पास इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो रही है या उसको पैसे की ज़रूरत है मैं दे रहा हूँ। तो इन्होंने अब दुनिया को बताने के लिए हुआ ना कि भाई हमने ऑयल परचेज किया है, उसके पेमेंट की है, तो उसमें क्या है। और इसके बारे में जयशंकर सर ने मतलब वहाँ बाहर जाके यूरोपियन चैनल पे मीडिया वालों ने इनसे क्वेश्चन किया था, तो इन्होंने अच्छा खासा जवाब दिया था, बोलती बंद कर दी थी उन लोगों की। तो ये जो इजराइल ईरान का वॉर है, इंडिया ही क्या इस रीजन में सारे इम्पैक्ट होंगे, लेकिन जो ईरान ने गलती करी है, तो इजराइल ये भी सब पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल शांति से नहीं बैठेगा। अभी वो लेबनान में लगा हुआ है, हमास ख़त्म कर दिया है और वेस्ट बैंक ख़त्म कर दिया है। तो फिलिस्तीन का इतना कोई हमास जो है गाजा पट्टी वो फिलिस्तीन का ही एरिया था एक तरह से, तो फिलिस्तीन और गाजा पट्टी एक ही है, तो गाजा पट्टी को तो निपटा दिया उसने, हमास जो वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप था। तो अभी लेबनान में हिजबुल्लाह को निपटाने में लगा हुआ है, और इनकी बारी ख़त्म होने के बाद या इसके अंदर अंदर ही ईरान पे अटैक होगा, और ये पूरी दुनिया जानती है कि होगा, कहाँ होगा कैसे होगा ये नहीं पता। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या, जो ईरान में रिजीम चेंज करने वाली बात मेजर गौरवारिया बता रहे थे, वो सबसे बेस्ट है। और जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगी, ईरान में मतलब यही दिक्कत यही है उस कंट्री में कि वहाँ पे एक रिजीम काम करती है और उसी के थॉट पे सारा पूरा, यानी कि जो उसका थॉट है उसी पे वो पूरा देश चलाना चाहता है। और ये जो इसने ग्रुप खड़े कर रखे हैं, मतलब जैसे हूती हैं और यमन में, और हमास को खड़ा किया था वहाँ फिलिस्तीन में, और लेबनान में खड़ा किया था हिजबुल्लाह को, इस सीरिया में इसने ग्रुप खड़ा किया था। तो ये इन्हीं के जरिए जो है कंट्रोल करता है, इनको पैसे देता है, सब कुछ करता है, और इजराइल को इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इजराइल ने तो डायरेक्ट इस पर अटैक नहीं किया था, ये बात सच है जो मेजर गौरव बोल रहे हैं, लेकिन इजराइल को दिक्कत ये है कि जो उसकी प्रॉक्सी थी उसको इजराइल क्यों मार रहा है। तो भाई इजराइल के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं तो इजराइल तो मारेगा ही, ये तो मतलब किसी भी कोई भी कंट्री होगी अगर उसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो चुपचाप थोड़ी ना बैठा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो मेजर गौरवारिया ने समझाई हैं, आई होप सो आप लोगों को भी समझ में आई होंगी। और ये जियो पॉलिटिक्स है भाई, इसको समझना इतना आसान नहीं है हमारे आप लोगों के लिए, जो इसको जियो पॉलिटिक्स आती होगी वही आती होगी, बस ये उतनी ही जियो पॉलिटिक्स हम लोगों के लिए है जितनी अभी मेजर गौरवारिया सर ने समझाई है। तो आगे भी अगर कोई ऐसा होता है तो देखेंगे भाई क्या होता है इजराइल और ईरान का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.